आवाज इंडिया ट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल 2021 की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उम्मीद है कि इस साल आपके लिए खुशहाल होगा, बेहतर होगा। और इसी उम्मीद के साथ इस साल हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यूज मेकर्स। इस शो के माध्यम से जो समाज के रोल मॉडल्स है, जो आइकॉन्स है, इनके साथ हम आपको रूबरू कराएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने कैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया, इसको आप तक पहुंचाएंगे। और आज की इस पहली कड़ी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के इंडस्ट्री कमिश्नर डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर को। डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर आईएएस है, वर्तमान में वो इंडस्ट्री कमिश्नर है और एक रोल मॉडल है सोसाइटी के लिए। और इनके जो व्यूज होते हैं इसको काफी लोग फॉलो भी करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर किस तरह से लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, इस संदर्भ में आज हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में, जब से वो 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर है, तब से लेकर अब तक 2020 तक किस तरह के प्रशासकीय कार्य किए हैं, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के माध्यम से जो है उन्होंने प्रशासकीय दायरे में रहते हुए लोगों के जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की है, सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। और इस शो के माध्यम से निरंतर जो है हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलाएंगे जो आइकॉन्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं और जो हमेशा लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस पहली कड़ी में हम लोग स्वागत करेंगे डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर आईएएस इनका, और इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है इन्होंने अपने लाइफ में जो है एक सकारात्मक शुरुआत की और इसके नतीजे जो है आज मिल रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का ये पहली कड़ी, आज का ये पहला इंटरव्यू और आज का ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला शो, इस साल का पहला शो, व्यूज मेकर्स। डॉक्टर हर्षदीप कांबले 1997 बैच के आईएएस अधिकारी। महाराष्ट्र के भंडारा इस जिले के चिचाड़ इस गांव से उनका सफर शुरू होता है। जोहराई और श्रीराम कांबले के 5 बच्चे, सभी होनहार और बुद्धिमान। बचपन में गरीबी के कारण संसाधनों की कमी थी। ऐसे में डॉक्टर हर्षदीप ने बेहतर भविष्य के खातिर उपलब्ध संसाधनों से पढ़ाई लिखाई शुरू की। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे। पढ़ने का तो बहुत ज्यादा शौक था। गांव के पास की लाइब्रेरी में अपना अधिकतर समय किताबें पढ़ने में बिताते थे। गांव में हॉस्पिटल न होने के कारण गरीबों की सेवा के खातिर मां की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने। प्राथमिक पढ़ाई पूरी करने के बाद सातारा के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। बड़ा भाई तब तक इंजीनियर बन गया था और अमेरिका से पढ़ाई के लिए पैसे भेजता था। पढ़ाई की लगन, जिद और आत्मविश्वास के कारण सैनिक स्कूल में पढ़ाई पूरी होने के बाद नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई। मेडिकल के पढ़ाई के पश्चात डॉक्टर बन गए और भंडारा में मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिल गई। मां का सपना पूरा हो गया। एक बेटा डॉक्टर तो एक इंजीनियर बन गया। 2 भाई और एक बहन की पढ़ाई का जिम्मा डॉक्टर हर्षदीप के कंधे पर था, जो उन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन इस नौकरी से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आईएएस बनने का सपना संजोया। नौकरी में रहते यह संभव नहीं था, इसलिए नौकरी से त्यागपत्र देने का फैसला किया। घर से स्वाभाविक तौर पर इस फैसले का विरोध हुआ, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम थे। ऐसे समय में फैमिली से संबंधित डॉक्टर रंगारी ने उन्हें विश्वास दिलाया। डॉक्टर हर्षदीप की पढ़ाई के लिए वो अपने प्रैक्टिस से रोजाना 100 रुपये अलग से निकाल कर रखते थे। पे बैक टू सोसाइटी की कंसेप्ट शायद यहीं से उनके मन में आई, इसलिए आज वो अपना सब कुछ समाज के लिए देने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार जो मन में ठान लिया उसे पूरा करना, यह बचपन से ही उनका स्वभाव का हिस्सा है। इसलिए रोजाना 8 घंटे से शुरू हुई पढ़ाई 16 घंटे तक चली और नतीजा ये रहा कि जिस माँ ने बेटी की पढ़ाई के लिए सोने के कंगन बेचे, उस माँ का लाडला आखिरकार आईएएस बन गया। डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर, इनकी पहचान आज एक बेहतर प्रशासक के रूप में है। आज हम उन्हीं से आपको रूबरू करा रहे हैं। आईएएस बनने के बाद कई ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जिससे हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। आज हम इसी विषय पर विशेष तौर पर उनके प्रशासकीय कामकाज पर
उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल कमिश्नर डॉक्टर हर्षदीप कामले सर हैं। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और सर के सोशल कमिटमेंट के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम सर के एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल के बारे में बात करेंगे क्योंकि सर जिस जिस डिपार्टमेंट में गए हैं उस डिपार्टमेंट को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास जो है सर ने किया है, तो उसी संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सर की जो मिसेस है, क्योंकि सर ने जो शादी की थी तो वो थाईलैंड की है, मिसेस रोजना मैनेज कामले मैम, और सर ने जो है मिलकर एक फैसला किया था कि वो अपनी कोई संतान नहीं होने देंगे और जो कुछ बच्चे हैं समाज में जिन्हें जरूरत है ऐसे बच्चों को जो है वो हेल्प करेंगे एजुकेशन के लिए, वो करते आए हैं और निरंतर करते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस विशेष संवाद में। सर आज हम आपसे सोशल कमिटमेंट के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, आज हम आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है और जो आपने एक डिपार्टमेंट को ऊंचाई प्रदान की है उस पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वर्तमान में आप इंडस्ट्री कमिश्नर हैं और कुछ ही दिन पहले आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है कॉर्नेल जो विद्यापीठ है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसके साथ अपने वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर के संदर्भ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। हाँ जी। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको इसका क्या फायदा होगा? पहले तो आवाज़ इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ये जो आईएएस की जो नौकरी है इसमें आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों के लिए काम करने की, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट। खैर बहुत मेहनत करनी पड़ती है आईएएस में सिलेक्शन होने के लिए, लेकिन मुझे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टिंग दिया, और जहाँ पे लोगों को लगता था कि वो पोस्टिंग ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी मैंने काम ढूंढ निकाला। और आज तक का मेरा जर्नी जो है, प्रशासकीय जर्नी, एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी ऑफ माय करियर, आई फील दैट इट हैज़ बीन क्वाइट गुड। अभी आपने जो बात की है कि कुछ दिन पहले ही, अभी 4-5 दिन पहले ही हमने दुनिया की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इथाका, न्यूयॉर्क, यूएसए, इनके साथ में हमने एक एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट जो हमने किया, इससे जो महाराष्ट्र के एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप है, इनको ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जो जाने माने प्रोफेसर्स हैं वो आएंगे और यहाँ पर ये एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, उनको वो हैंड होल्डिंग करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, मेंटरिंग करने वाले हैं, और साथ में उनका कैसे ग्रो हो सकता है ताकि वो दूसरों के साथ में भी कॉम्पीट कर पाए, और उनको मार्केट लिंकेज कैसे देना, वेंचर कैपिटल फंड से फंड्स उनको कैसे देना और आगे कैसे लेके जाना है, तो उसी के लिए वो MOU हमने साइन किया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो आईवी लीग यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसका अमेरिका के बाहर का ये पहला ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये पूरी दुनिया में उनका रहेगा। और ये जो है इसकी खासियत, ये और एक खासियत है कि ये लगभग 11 से 12 महीने का कोर्स रहेगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और वो कॉलेज टाइप का कोर्स नहीं है, वो एक अलग, जैसे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो उसके साथ आप और कहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हो, इसका वो लोग स्टडी भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, और 1-to-1 टॉक्स जो है वो भी उसमें रहेगा। उनके कुछ समस्या है उसके लिए भी वो मार्गदर्शन करेंगे। तो ये भारत में ऐसा कोई सेंटर, ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर जिसमें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आके पढ़ा रही है, और हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मैं अभी कमिश्नर हूँ, तो हमने लोकल इंडस्ट्री के जो टॉप CEOs है उनको भी हमने बात किया, एंड एवरीबडी लाइक दैट दिस प्रोजेक्ट एंड आइडिया, और वो लोग भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स है, हम लोग इसको, ये कोर्स को कॉर्नेल महा 60 ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर साल सिर्फ 60 एंटरप्रेन्योर्स को इसमें सिलेक्ट करने वाले हैं, और हमने खास करके 30% सीट्स जो है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखी है, क्योंकि इसका सोशल इम्पैक्ट भी हमको चाहिए। तो ये करने के लिए मुझे लगभग 2 साल बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के लोग यही बोल रहे थे कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा यही था कि नहीं, आप यहाँ आके पढ़ाइए, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ का मार्केट, वो आपको समझ में आएगा, और कैसे उनको आगे लेके जाना है इसकी स्ट्रैटेजी भी अलग रहेगी। तो वो फिर मान गए। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का ये कोर्स करने के बाद में वो
उनको ये एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं। तो ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट है, जिसको करोड़ों रुपए दे के आपको कोर्स उधर करना पड़ता है अमेरिका में, वो यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी अच्छी जगह पे हमने रिलायंस IT पार्क में वो बिल्डिंग भी हमने ले लिया है। और ये जो है, ये 60 लोगों का जो बैच है, हर साल 3 साल आगे हम लोग इसको पायलट प्रोजेक्ट पे ले रहे हैं, फिर बाद में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये फ्री में मिलने वाला है, इसके लिए गवर्नमेंट पूरा खर्चा कर रही है। तो इस टाइप का एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है हम लाने में सफल हो गए। और इसके लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स हमारे रहते हैं वो तो ही है, लेकिन एक थोड़ा सा सोशल एंगल भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैसे के लिए ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी जैसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनके पास वैसे ही काफ़ी डोनेशन आता है, काफ़ी पैसा उनके पास में है। तो हमने जब उनको समझाया कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाने की बात नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी लोगों पे हो जाएगा, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स जो है इससे इंस्पायर हो जाएंगे। और ये 60 हम लोग कॉर्नेल महा 60 जो बोल रहे हैं, ये कॉर्नेल महा 60 ये मॉडल करके एंटरप्रेन्योर्स करके आगे आएंगे और दूसरों को इंस्पायर करेंगे। ऐसा हमने जब उनको समझाया, इसका सोसाइटल इम्पैक्ट हमने जब बताया, तब जाके वो कहीं तैयार हो गए। और अभी हम इसकी एडवर्टाइजमेंट निकालने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी टफ होगा और मार्च से हम लोग पहली बैच का शुभारंभ करने वाले हैं। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका की जो वर्ल्ड क्लास बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो भारत में आके पढ़ाएंगे, और विशेषतः महाराष्ट्र में। ये सर का ही जो कंसेप्ट था उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हुई है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रहते हुए आपने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिजाइन की, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर तो एग्रो प्रोसेसन तक आपने उसको डिजाइन किया। लेकिन इसमें एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आपने CMEGP नाम की स्कीम जो बनाई है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो आपने बनाई थी, इससे काफ़ी बच्चों को जो फ़ायदा हुआ है, ये कैसे कंसेप्ट आपके मन में आई? हम लोग जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, और महाराष्ट्र वैसे ही नंबर 1 है इंडस्ट्री में, देश में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में आता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और यहाँ पे जैसे शांति है, लॉ एंड ऑर्डर के उतने प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इसके कारण काफ़ी इंडस्ट्री यहाँ पे महाराष्ट्र में आती है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में यही आता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमें दिखती है। और बड़े बड़े जो जैसे JSW है, जिंदाल है, रिलायंस है, टाटा है, ऐसी महिंद्रा है, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमें सामने नज़र आती है। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि ये लोग, ये बड़ी इंडस्ट्रीज़, काफ़ी इन्वेस्टमेंट इनका बहुत ज़्यादा इसमें होता है और जॉब जनरेशन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जॉब जो जनरेट करते हैं वो हमारे छोटे छोटे यूनिट्स है, MSMEs है। तो ये छोटे छोटे यूनिट को कैसे मदद करनी चाहिए, ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। और अभी मुझे 3 साल के ऊपर यहाँ इंडस्ट्री कमिश्नर करके हुए हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में था, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि महाराष्ट्र में इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा कल्चर है, उसके कारण इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर है, उसके कारण काफ़ी सारे जो नवयुवक है तो ये चाहते हैं कि उनका खुद का बिजनेस शुरू हो जाए। और इसके लिए उनको किसी ना किसी स्कीम कहाँ कर सकते हैं, हर कोई बड़ी इंडस्ट्री डाल नहीं सकता। तब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग एक नई स्कीम जो है वो इन ऐसे नवयुवक नवयुवतियों के लिए बनाएं, जो उनको खुद की छोटी मोटी क्यों ना हो एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए मदद करे। और फिर मैंने इस पे काफ़ी अलग अलग स्टेट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का भी स्टडी किया, और फिर हमने ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो है, चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये हमने तैयार की। और ये तैयार करते हुए मुझे काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब भी आप ऐसी बड़ी स्कीम बनाते हो, क्योंकि हमने इसका लक्ष्य जो रखा है कि आगे 5 साल में 1 लाख ये हमें बिजनेसेस है ये तैयार करने हैं, और उसमें से 8 से 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसी ये स्कीम है। तो इसलिए बजट की भी बहुत ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट ने पैसा भी देना चाहिए, पहले तो अप्रूवल देना चाहिए। तो ये सब प्रशासकीय कौशल्य आपका जो रहता है वो इसमें काम में आता है। और नई इंडस्ट्री स्कीम में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी महाराष्ट्र की जो है वो बनाने का मुझे मौका मिला, और वो भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था। उसी में मैंने ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो है इसको मैंने तब डाल दिया था। और तब मैं कॉन्सेप्ट ये वही समझा रहा था हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को, तब के चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी मैंने ये समझाया, सबको ये काफ़ी पसंद आई। लेकिन
उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया था कि वो बजट के टाइम पर सैंक्शन नहीं हुई थी, और पिछले साल बजट के टाइम पे सैंक्शन नहीं होने के कारण उसके लिए कोई एलोकेशन नहीं था। तो ये बड़ी दिक्कत हमारे सामने आई, लेकिन फिर और मैंने कोशिश किया और सबको जाके मिला, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको जाके मिला, और हमारी स्कीम जो है बजट में नहीं होने के बाद भी 4 महीने के बाद में लास्ट ईयर ही हमारी फिर से मंजूर होगी। तो ये ऐसी चीज़ें करने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में पैशन भी होना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ जो आप सोचते हो और उसका लाभ जो है इतने सारे लोगों के पास में जा रहा है, और इसको कहीं ऐसी छोटी मोटी अड़चनें आ जाती है तो निराश होकर काम नहीं चलता। तो उसके लिए फिर से कोशिश करनी पड़े, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, और ज़्यादा कोशिश करने से वही मैं बोल रहा हूँ कि जो पैशन अगर आपके इसमें है तो ऐसी स्कीम जिसके कारण काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सकता है, रोज़गार बढ़ सकते हैं, ऐसा हमने किया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि काफ़ी लोगों ने इसमें अर्जी की है, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमारे पास में आए, एंड वी आर गेटिंग अ वेरी वंडरफुल रिस्पॉन्स। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। जी, आपने बताया कि इस स्कीम को अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि लगभग 8 से 10 लाख रोजगार इससे निर्माण होंगे। ये बात तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रहते हुए आपने कही की है। एक बात हम थोड़ा बैक फ्लैश में जाते हैं, तो आप एफडीए कमिश्नर जब बने थे, क्योंकि आप एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, और एफडीए कमिश्नर बनने के बाद में जो एक ह्यूमैनिटी के संदर्भ में आपने जो एक काम किया जिसको काफ़ी लोग सराहते भी हैं, और मैं जब भी कुछ लोगों से मिलता हूँ तो वो हमेशा आपको याद करते हैं। वो काम ऐसा था कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें जो स्टेंट लगते हैं तो उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह की उनकी प्राइजेस थी। तो उस प्राइस को कैप करने का सबसे बड़ा जो अहम फैसला जो आपने किया, तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, किस तरह से आपके मन में आए कि ये जो स्टेंट है इसके प्राइस को कैप करना चाहिए, इसने किस तरह से आपने प्रोसेस किया, कोशिश की आपने? डॉक्टर हर्षदीप काम्बले इन्होंने 21 जनवरी 2015 को एफडीए कमिश्नर के रूप में पदभार संभाला। एफडीए कमिश्नर बनने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया। हार्ट स्टेंट की कीमतों को निर्धारित करने का सबसे ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया, जिसके कारण लाखों हार्ट पेशेंट को फायदा हुआ। हार्ट स्टेंट्स को अधिक दाम पर बेचकर मुनाफा कमाने वाले हॉस्पिटल्स पर कठोर कार्रवाई की। लोगों को गुणवत्तापूर्ण फूड्स मिले, इसलिए उन्होंने कई कंपनियों पर नकेल कसी। मैगी जैसे प्रोडक्ट्स के सेल पर भी कुछ वक्त के लिए प्रतिबंध लगाया। दुग्धजन्य पदार्थों की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश की। लोगों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगाई। कमिश्नर फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट के पहले मैं एफडीए कमिश्नर था, फूड एंड ड्रग कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र था। तो वहाँ पे जैसे आपने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, तो मुझे वैसे भी मेडिकल फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है ही है। तो मुझे ये पहले से ही पता था कि कुछ इस ढंग का, जैसे हार्ट स्टेंट्स जो है इसका प्राइस, वैसे जब ये इम्पोर्टेड स्टेंट्स जो होते हैं इनका प्राइस ये बहुत ज़्यादा लगाते हैं पेशेंट्स के लिए, और बहुत सारे गरीब पेशेंट रहते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के साथ साथ थोड़ा सा आपको वो सोशल, मतलब लोगों का भला हो जाए, इसी के लिए हम पब्लिक ऑफिसर्स जो है, ये पब्लिक सर्विस है और हम ये पब्लिक ऑफिसर्स है, उसके लिए काम करने का हमेशा मेरे मन में रहा है। तो मैं वही से यही सोच रहा था कि जब एफडीए कमिश्नर बना तो मैंने एक कमेटी का गठन किया मेरे अंडर ही। एक हमारे आईपीएस ऑफिसर थे जो जॉइंट कमिश्नर थे, तो उनके तहत मैंने एक कमेटी बनाई, और हमने क्या किया कि महाराष्ट्र के ऐसे जाने माने 7-8 हॉस्पिटल्स जो है उनका हमने डेटा मंगाया कि वो पेशेंट्स को किस रेट में हार्ट स्टेंट्स बेचते हैं, और फिर वो डीलर्स जिससे लेते हैं उसका डेटा हमने मंगवाया, उसको क्या कीमत में पड़ती है। फिर वो डीलर उसके कहाँ से लेता है उसका भी डीलर हमने इंपोर्ट करता है, वो भी डेटा हमने मंगवाया। फिर जो कंपनी से इंपोर्ट करता है वो भी डेटा हमने मंगाया, और इसका हमने जब टैबुलेशन किया और एनालिसिस किया, तब एक बात मेरे समझ में आई कि ये जो चीज़ 30,000 में इंपोर्ट हो रही है वो पेशेंट तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत 2 लाख तक हो जाती है। कुछ जगह पे तो 2.5 लाख 3 लाख ऐसे भी बिल्स उसके लगाते थे। तो ये बड़े आइडिया के, हमने बड़ी आइडिया करके, किसी को मालूम ना हो ऐसा करके हमने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, और फिर इसको
हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया, पूरे प्रूफ के साथ में हमने सबमिट किया। एक नेशनल प्राइजिंग अथॉरिटी, नेशनल फार्मा प्राइजिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में है, उनको जब हमने सबमिट किया तो उन्होंने भी काफ़ी सराहना की कि महाराष्ट्र एफडीए का नाम वैसे ही काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने काफ़ी सराहना की कि ये बहुत अच्छा काम है। और उनके पास और ऐसे एप्लीकेशंस आए थे, तो क्लब करके उन्होंने फिर ये हार्ट स्टेंट्स जो है इसका प्राइस जो है ये कैप करने का निर्णय लिया। और अभी आज की डेट में आपको ये इम्पोर्टेड स्टेंट भी लगभग 40,000 के आसपास मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये प्रशासकीय सर्विस है, जो सेवा, लोगों की सेवा करने का ही एक अच्छा मौका इसमें मिलता है। मुझे ये मौका मिला, मैं खुद डॉक्टर था, ये इन्फॉर्मेशन मेरे दूसरे डॉक्टर्स लोग भी मुझे दे रहे थे जो खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे, और वो भी देखते थे कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कितना ज़्यादा प्राइस इसका लगाते हैं। तो एक अच्छा मौका मिला, तो और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया कि गवर्नमेंट ने भी साथ दिया और ये प्राइजेस जो है काफ़ी कम हो गई। तो ऐसे अच्छे काम करने से मुझे लगता है कि और थोड़ा सा क्रिएटिव अच्छे काम करने से आपका स्किल जो है और एनहांस होता है ये, और इस ढंग से हम लोग वो कर पाए। जी बिल्कुल, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव और हाँ, इसमें वो काफ़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, हाँ। उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाला था और उसको राइट, हाँ, या लेकिन फिर भी वो पैशन के साथ में हमने उसको किया और वो गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस निकाल दिए। ये बहुत ही अच्छा और नेक काम किया है इंसानियत के लिए सर। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की बात कही, पैशन की बात कही, लेकिन एक बात और आपके अंदर हमें नजर आई कि आपने एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर का भी आपने परिचय दिया है। जैसा कि जब आप एफडीए कमिश्नर थे तो स्नैपडील और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो थी वो ऑनलाइन फार्मेसी का उन्होंने कंसेप्ट शुरू किया था और एबॉर्शन किट भी जो है बेचते थे। और मुझे शायद पता है कि आपने स्नैपडील के सीईओ पर शायद एफआईआर भी दर्ज किया था, उसके बारे में बताइए। ये जो टफनेस आपने दिखाया था। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन फार्मेसी का जो काफ़ी अभी भी चल रहा है, लेकिन तब जो इशू काफ़ी चल रहे थे जब मैं एफडीए कमिश्नर था, लगभग 4 साल पहले की बात है वो, तो उसमें ऐसा हुआ था कि ये ऑनलाइन अबॉर्शन किट्स भी जो है वो बेचते थे। और तब जब मैंने उन लोगों को वार्न किया था, सभी जो ऑनलाइन ये स्नैपडील रहे, फ्लिपकार्ट रहे, अमेज़ॉन रहे, इनको हमने राइटिंग में भी भेजा, तो फिर भी उनका रिस्पांस जो है कि हमें कुछ मिला नहीं। तो फिर मैंने एक आइडिया किया कि मेरे पीए को, मेरा ऑफिस में जो मेरा पीए था, उसको मैंने ये अबॉर्शन किट को ऑनलाइन मंगाने के लिए बोला, और वो हमें डिलीवरी भी प्राप्त हुई उसकी। स्नैपडील से हमने मंगवाया था, डिलीवरी भी प्राप्त हुई उसकी, और वो प्रूफ हमारे पास में पक्का बन गया वो। तो कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं, और फिर वो प्रूफ होने के बाद में मैंने बिल्कुल स्नैपडील के जो डायरेक्टर्स थे, सीईओ थे, उनके ऊपर हमने एफआईआर दाखिल कर दिया। अभी एफआईआर दाखिल करना उनके ऊपर ये हमारी कोई मंशा नहीं थी, हमें चाहिए था, रिजल्ट चाहिए था कि ये ऐसे अबॉर्शन किट्स जो है, ताकि कोई भी उसका मिसयूज़ करता है वो ऑनलाइन ना बेचे, क्योंकि वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा आप बेच नहीं सकते, और उसका मिसयूज़ काफ़ी होता है। और जैसे भ्रूण हत्या हमारे यहाँ पर, अगर गर्भ में एक लड़की है तो उसको मार दिया जाता है, तो ये इसके लिए भी काफ़ी यूज़ होता था वो। तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत थी, और इसलिए हमने मैंने वो सब ऑनलाइन मंगवा के प्रूफ इकट्ठा करके उनके ऊपर एफआईआर दाखिल कर दिया। वो बड़ी न्यूज़ बन गई, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो गया कि बाकी जो ऑनलाइन ऐसे बेचने वाली कंपनीज थी उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। तो जो इम्पैक्ट हमें चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे मिला। और मुझे लगता है कि हम किसी के अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन जो इम्पैक्ट चाहिए था, अच्छा इम्पैक्ट, वो हमें मिला, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। यस, आपने इन्वेस्टिगेटिव पार्ट की बात कही, इन्वेस्टिगेशन भी किया आपने और एक्शन भी ली, और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था आपको चाहिए था वो भी आपने किया। साथ ही साथ एक सवाल और आपसे इसी आपकी जब एफडीए कमिश्नर थे उसके संदर्भ में जानना चाहूँगा कि मैगी पर भी आपने बैन किया था, वो क्या वजह थी और किस कारण आपको एक्शन लेनी पड़ी थी? अभी मैगी तो हमने कुछ दिन के लिए बैन कर दिया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। और एफडीए कमिश्नर को वैसे काफ़ी पावर्स भी होते हैं कि पब्लिक हेल्थ में अगर ऐसा कुछ गलत आपको, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ गलत आपको दिखाई देता है, मिलता है, तो उसके
अगेंस्ट आप एक्शन कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में गुटखा भी बैन है, हाँ तंबाकू भी जो है वो भी हमने स्वादिष्ट वाला तंबाकू जो फ्लेवर्ड टोबैको जो वो भी बैन किया है। तो हम लोग ऐसे टेस्टिंग वगैरह जो है हर प्रोडक्ट्स का करते रहते हैं। अब मैगी बड़ा लोकप्रिय ऐसा प्रोडक्ट है, तो उसके भी हमने टेस्टिंग जो है हमारे भी लैब है, उस लैब में भी किए थे। तो हमें ये पाया गया कि उसमें जो निकल के जो प्रमाण है वो थोड़ा सा मात्रा में ज़्यादा पाया गया। राइट। हाँ, तो वो स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, हाँ, इसलिए सबसे ज़्यादा वो खाते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है उसका एक लेवल के ऊपर का प्रमाण। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में उनसे थोड़ा सा ये मस्ट हैव बीन ओवरलुकिंग काइंड ऑफ अ थिंग। तो हमने फिर ऐसे 8-9 सैंपल्स हमें मिले, तो उसके कारण फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ चेकिंग की थी, उनको भी मिले। तो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सीईओ थे उन्होंने भी, और एफडीए कमिश्नर करके महाराष्ट्र का, मैंने भी वो ऑर्डर निकाले थे कि और मैगी को हमने उनका जो मार्केट में जो माल था उसको बेचने के लिए हमने बंदी कर दिया। तो ये काफ़ी हंगामा तब हो गया था, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। और बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी मुझसे नाराज़ हो गए थे, वो बोल रहे थे अरे भाई हमारे घर में तो ब्रेकफास्ट के लिए वगैरह मैगी ही चलता है। तो लेकिन ये हमने क्वालिटी में सुधार लाने के लिए किया था। और हमने ये भी बोला था, हमारे ऑर्डर में ये भी लिखा है, मेरे ऑर्डर में, कि ये जो स्टॉक आपके पास में इसको आप पूरा डिस्ट्रॉय कीजिए। राइट। हाँ, और फिर नया बनाइए, उसकी क्वालिटी आप चेक कीजिए, हम भी चेक करेंगे और फिर आपको अलाउ करेंगे। तो उन्होंने तो एक बात तो हमारी मान ली कि उन्होंने वो पूरा स्टॉक जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, एक अच्छी बात हो गई। और फिर वो उन्होंने नया स्टॉक बनाया, हाई कोर्ट में भी वो गए वो हमारे खिलाफ में, और उसमें फिर उनको मौका हमने देना चाहिए ऐसा करके हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दे दिए थे। लेकिन मैं पहले भी बोल रहा था और अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी के ऊपर कार्रवाई करना ऐसा नहीं है। हम पब्लिक हेल्थ के लिए काम करते हैं, पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं। तो वो हमारा उद्देश्य था, वो हमारा सफल ऐसे हो गया कि बाकी कंपनीज भी जो ये फास्ट फूड में है उन लोगों की भी क्वालिटी जो है में काफ़ी सुधार आ गया। तो ये ऐसा प्रशासकीय कौशल, हाँ, कि इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाके आपको काम करना पड़ता है। तो क्रिएटिव काम जो है ऐसे जब काफ़ी अनुभव आपको आ जाता है उस हिसाब से, और आपके मन में वो अच्छा काम करने की जब इच्छा हो जाती है, तो फिर ऐसे काम आप कर सकते हो। आपने पूछा कि स्नैपडील सीईओ पे भी आपने एफआईआर दाखिल किया, मैगी भी बंद कर दिया, इसका डर नहीं लगा क्या? तो मैं तो बुद्ध के विचारों को मानने वाला हूँ, उसी के ऊपर मैं चलने की कोशिश भी करता हूँ। अगर मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा तो मुझे डर किसी बात का लगता नहीं। और लोगों के लिए, अच्छाई के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ, कुशल कर्म के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे किसी बात का कोई डर लगा नहीं। हमारा क्या है कि आज इस जगह पे है, कल दूसरी जगह पे जाएंगे, लेकिन पोस्टिंग एक अलग चीज़ हो गई। आपका काम, आपकी सिंसियरिटी, वो एक अलग चीज़ है। और उसको मैं ये सर्विस में ज्वाइन ही पब्लिक सर्विस के लिए हुआ हूँ, इसलिए उसमें मैं कोई तड़जोड़ बिल्कुल ये करता नहीं। और इसी के कारण या ऐसे काम करते हुए भी या कोई ऐसे ऑर्डर्स साइन करते हुए भी मेरे हाथ कभी कम कपाते नहीं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि आप बिल्कुल निडर होकर काम करते हैं। पब्लिक सर्विस की आपने बात कही, क्रिएटिविटी की भी बात आपने कही, वो आपने कई ऐसे आपके डिसीजन दिखा भी दिया। लेकिन जब मैं थोड़ा और बैक आता हूँ तब मैं देखता हूँ कि आप जब दिल्ली में थे, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में थे आप, तब जो SC/ST के लिए एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनी थी, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं थी। और जो उद्योजक है जो आना चाहते हैं इस तरह से, उन्हें मार्केट भी अवेलेबल होता नहीं था। तो गवर्नमेंट के थ्रू आपने एक 4% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो बनाई थी, इसके संदर्भ में आप बताइए। हाँ, जैसे मैंने काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है, वैसे ही मुझे मौका मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काम करने का। एक्चुअली मुकुल वासनिक साहब जो नागपुर से ही है, वो तब सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, और उनके पास मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी करके काम करने का मौका मिला। IAS की पोस्ट वहाँ पे भी होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स रहते हैं, उनके पास IAS ऑफिसर्स प्राइवेट सेक्रेटरी करके जा सकते हैं। तो मुझे वहाँ पर मौका मिला, और तब ये जो इशू है, बहुत सारे हमने काफ़ी दूसरी भी सुधारना की, लेकिन जैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह हमने बढ़ाया, उसका काफ़ी उसको ऑल ओवर इंडिया वगैरह का
काफ़ी किया, लेकिन ये जो है 4% का, ये काफ़ी अच्छा स्कीम रही है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा काफ़ी आपको स्टडी करके कि अभी का क्या सिचुएशन है, और जब हम लोग बात करते हैं कि SC/ST को ऊपर अगर लाना है हमको, तो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है। तब आइडिया ये आया था कि MSME जो छोटा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद उनसे खरीदी करे। राइट। तो ये MSME के लिए पॉलिसी निकल रही थी कि उनके लिए गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े PSUs हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वो उनसे खरीदी करे। तो हमने फिर उसमें सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री करके हमने उसमें ये डाला था कि उसका कुछ पार्ट जो है वो पार्ट SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को भी मिलना चाहिए, ताकि उनका जो वो प्रोडक्शन करते हैं उसको एक रेडीमेड गवर्नमेंट का मार्केट जो है कुछ हद तक मिले। तो हमने जितना MSME का एलोकेशन था कि इतना एलोकेशन जो है टोटल अगर 100% मानते हैं गवर्नमेंट का खरीदी, तो उसमें से 20% जो है ये MSME के लिए रिजर्व रहेगा। और वो 20% जो MSME के लिए रिजर्व है, उसमें से 20% मतलब ओवरऑल 4% जो है ये SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिजर्व रहना चाहिए, ऐसा हमने पॉलिसी बनाई। लेकिन ये पॉलिसी प्लानिंग कमीशन तक गया, फिर मंत्री जी के साथ में मैं वहाँ तक गया, और फिर हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई। फाइनेंस मिनिस्टर जी तब प्रणब मुखर्जी जी थे, उनके साथ में मीटिंग हुआ। फिर ये बात UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, उनके पास तक गई। और फिर ये ऐसे कंबाइन एफर्ट्स के कारण जो है सबको लग रहा था कि नहीं, हमने मदद ये करनी ही करनी चाहिए, ताकि किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ऐसी करके वो बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो वहाँ पर हुई थी। और मैं यहाँ पर एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कैबिनेट नोट तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बन रहा था, तो ये हमारे पास में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में आए नहीं था। अच्छा, ओके। तो हमारे ओपिनियन देने का सवाल ही नहीं था। right. तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में गया था, वहाँ से हमने ये कॉपी मंगाई और हम उसके ऊपर बोले कि नहीं, इसमें हमारा भी ये जो है रोल है ही है, ये बताया। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो है प्रशासकीय दायरे में रहकर और थोड़ा सा उससे ऊपर हटकर भी आपको करना पड़ता है, थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, तब जाके आप काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा दिलवा सकते हो। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले शुरू से ही संवेदनशील मन के धनी रहे हैं। आज तक अनगिनत लोगों को उन्होंने हेल्प की है। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले और उनकी वाइफ रोजाना वैनिच काम्बले अपनी दान भावना और सेवा कार्य के लिए प्रख्यात है। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर के संवेदनशील मन का परिचय फिर से एक बार तब आया जब उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों तक राशन देने की व्यवस्था की। अपने मित्र तथा इंडस्ट्री के सहयोग से प्रशासकीय दायरे में रहते हुए उन्होंने हजारों लोगों की भूख मिटाने का काम किया। उनसे जुड़े हजारों वॉलंटियर्स ने महाराष्ट्र के कई जिलों में राशन का दान पहुंचाया तथा लॉकडाउन से चिंतित, हताश, निराश लोगों के प्रति संवेदनशील मन का परिचय दिया। मालेगांव में राइट्स हुए थे। राइट्स के बाद में वहाँ पर 2-3 ऑफिसरों की, IAS ऑफिसरों की पोस्टिंग हुई थी, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। मुझे वहाँ पे भेजा गया था। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर ने लोगों के जिंदगी में बदलाव लाए, किस तरह के जो डिसीजन उन्होंने लिए, उस डिसीजन के माध्यम से जो है लोगों के लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से यवतमाल के कलेक्टर होते हुए उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे में बदलाव किया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मालेगांव में राइट्स हुए थे, और मालेगांव आप जानते एक सेंसिटिव पार्ट है, वहां पर कोई जाने को तैयार नहीं था। उस वक्त वो मालेगांव पहुंचे और बिना पुलिस प्रोटेक्शन के उन्होंने किस तरह से वहां के अतिक्रमण को हटाया। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि शिक्षा के माध्यम से किस तरह से जो है उन्होंने बदलाव लाए। पहली बार ऐसे हुआ कि जब वो औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर थे, NMC के स्कूल्स के बच्चों को उन्होंने अपने घर में बुलाया, उनके साथ वक्त साझा किया, उन्हें इंस्पायरिंग टॉक्स दिया, और NMC के स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड को हाई करने की कोशिश उन्होंने उस वक्त की। और जो NMC के स्कूल में रहने वाले बच्चे थे, पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उन बच्चों के परसेंटेज भी किस तरह से उन्होंने बढ़ाए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आज का शो अच्छा लगा होगा। सेकंड पार्ट में भी इससे ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के बारे में हम जानेंगे
और इसके बाद निरंतर हम लोग आपको रूबरू कराएंगे ऐसे लोगों के साथ में जिन्होंने लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। तब तक देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। धन्यवाद।